इन 5 जगहों पे कांग्रेस को सिंपल मेजॉरिटी मिल गया, उनको किसी भी पार्टी की किसी भी सहायता की जरूरत नहीं थी। दे वेयर इन वेरी गुड कंडीशन टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट। उसके बाद फिर ये देखो +1 हो गया। +1 कैसे हो गया? यहाँ पर ये बहुमत से बहुत कम पीछे थे, तो कुछ समर्थन लेकर इनकी सरकार बनी। ये बहुमत के बिल्कुल करीब थे, थोड़ा सा सीट घटा तो इनको बहुमत मिल गया अन्य लोगों के सहयोग से। उसके बाद फिर देखोगे +2, यहाँ ये बहुमत से बहुत दूर थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको हम खाकसार पार्टी ये बोलते हैं, जो फ्रंटियर गांधी की पार्टी हुआ करती थी। फ्रंटियर गांधी पर सीमांत गांधी माने अहमद अब्दुल गफ्फार खान। अहमद अब्दुल गफ्फार खान 2 भाई थे, अहमद बंधु उनको कहा जाता था। तो इनकी जो पार्टी थी खुदाई खिदमतगार खिदमतगार खिदमत माने सेवा करने वाले, खुदा के रास्ते पर सेवा करने वाले लोग, खुदाई खिदमतगार। इस पार्टी का समर्थन लेकर उनकी सरकार बनी। इसके बाद फिर देखोगे कि +3 कहाँ आया? असम। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं सादतुल्लाह खान। कांग्रेस पार्टी इसमें सरकार के अंदर गई है, सरकार कांग्रेस पार्टी लीड नहीं कर रही। कुल मिलाकर देखो तो 8 जगह पर कांग्रेस सरकार है, 3 जगहों पर कांग्रेस सरकार नहीं है। कहाँ नहीं है? तो लीग, यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड पार्टी एक है जिसकी सरकार बनती है कांग्रेस में, सॉरी पंजाब में, वहां पर एक यूनियनिस्ट पार्टी उनकी सरकार बनती है, जिसके नेता है खिजर हयात खान। बल्कि माफ करिए, पहले नेता है सिकंदर हयात खान, उनके बाद उनके मरने के बाद नेता बने खिजर हयात खान, सिकंदर हयात खान। में वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके मरने के बाद उनके बेटा हयात खान। उसके बाद इनकी सरकार कहानी बनी बंगाल में। बंगाल में सरकार किसकी बनती थी? तो शुरुआती दौर में कृषक प्रजा पार्टी की, कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग आदि के समर्थन से उसकी सरकार बनी है। कृषक प्रजा पार्टी के नेता का नाम है फजलुल हक। तो इन 3 जगहों पे कांग्रेस सरकार नहीं बनी, बाकी जगह कांग्रेस सरकार बनी। क्वेश्चन आ सकता है कि कहां कांग्रेस सरकार नहीं बनी। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल असम में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था तो नहीं, सरकार में होती। अब कितने के बाद आपके सामने में ये बात निकल जाती है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस की भागीदारी का जो भी परिणाम निकला, सकारात्मक क्या निकला वो बता चुका। तो नकारात्मक परिणाम क्या है? नकारात्मक परिणाम क्या है? नकारात्मक परिणाम क्या है? तो नकारात्मक परिणाम यह है कि नकारात्मक परिणाम हमारे सामने यह है कि कांग्रेस का आंतरिक, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में उच्च जात एवं उच्च वर्ग, उच्च जाति उच्च वर्ग का प्रभाव स्थानीय स्तर पर बढ़ा, स्थानीय स्तर बढ़ा। उच्च जाति और उच्च वर्ग का प्रभाव स्थानीय स्तर पर बढ़ा, क्योंकि ज्यादातर मताधिकार इन्हीं के पास है, मताधिकार इन्हीं के पास, ज्यादातर स्थानीय मताधिकार इन्हीं के पास है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम का और लगाओ बिल्कुल साफ हो गया, साफ हो। ये देखोगे कि 1935 में जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 484, मोर देन 480, 484 मान के चलिए, 484 आउट ऑफ 1500 इतने सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित, इतने सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित थे। और इसमें कांग्रेस कितना सीट जीती है? तो मात्र 26, बल्कि 60 के आसपास सीट लड़ी भी थी। बाकी सीटों पर तो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े तक नहीं, उनका पोजीशन मुसलमानों के बीच में कितना कमजोर। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस की सीमा बिल्कुल साफ हो गई थी, साफ हो गई थी, बिल्कुल साफ हो गई थी। ये जो 26 सीट इनको मिले भी हैं, तो उसमें भी आपको गौर करना पड़ेगा कि इनको सीट मिल कहाँ रहा है। तो सीट मिल रहा है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, सीट इनको मिल रहा है इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जहां पर कि उनका अनबंधुओं के साथ गठजोड़, और सीट उनको मिल रहा है मद्रास में जहां मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत कमजोर है, या कुछ सीट मिला उनको बिहार। बाकी इलाकों में तो, बाकी राज्यों में तो एक भी सीट नहीं मिली, एक भी मुस्लिम सीट नहीं। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस घोषित रूप से तो नेशनलिस्ट पार्टी है और वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, लेकिन उसके पास में मुस्लिम समाज का जनाधार नहीं था। मुस्लिम समाज का जनाधार नहीं होने के नाते कांग्रेस के साथ में एक समस्या जुड़ी हुई है कि वो
बेसिकली सांप्रदायिकता से लड़ सकने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। बेसिकली उसके पास इतना जनाधार नहीं था कि वो मुस्लिम समाज की सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला कर सके। और यही वजह कि अगले 10 वर्षों के बाद देश का विभाजन हो जाता है। अगले 10 वर्षों के बाद देश का विभाजन हो जाता है और जब विभाजन की स्थिति प्रचंड रूप से उभर आती है तो उस विभाजन की बढ़ती हुई अग्निशिखा को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब हो जाती है कि कांग्रेस के पास में कभी भी मुसलमान का समर्थन नहीं था। एक सेकंड का टाइम दीजिए, बस एक सेकंड। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि मुस्लिम समाज में कांग्रेस का जनाधार नहीं था, इस वजह से मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति को और खुलकर खेलने का मौका। इसके बाद फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा मैंने पढ़ा नहीं था, मैं बताता हूँ। तत्काल 1935 का एक्ट पूरा हो गया है, 1937 का इलेक्शन पूरा हो गया। 35 का एक्ट पूरा हुआ, 37 का इलेक्शन पूरा हुआ। उसके बाद में आगे देखते हैं 1939 ईस्वी में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। उसके बाद कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दिया उसमें मैं बताऊंगा कि इस्तीफा दे दिया। 1939 ईस्वी में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको ये समझना है कि 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व चला है, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन है, दूसरी तरफ जर्मनी। ब्रिटेन के साथ में फ्रांस है और यूएसए है, यूएसएसआर है और चाइना। जर्मनी के साथ जापान है और इटली। और इनके बीच में द्वितीय विश्व चल रहा है। दुनिया के इतिहास का सबसे विभत्स, सबसे बड़ी, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से मिलाकर तकरीबन 10 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में विभत्स युद्ध है। अब इसके बाद फिर चलकर हम देखते हैं कि उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इस युद्ध में ब्रिटिश के पक्ष में भारत भी शामिल हो गया। ब्रिटिश के पक्ष में भारत भी शामिल हो गया। डिसीजन कौन लिया? गवर्नर जनरल। स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड की सरकार का निर्देश रहा होगा, स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड की सरकार का निर्देश रहा होगा, इसलिए डिसीजन लिया गया। इसके बाद फिर क्या है? अगला पॉइंट है कि इंडिया की जरूरत नहीं थी, इंडिया की जरूरत नहीं थी इस युद्ध में शामिल हो, हिंदुस्तान की कोई जरूरत नहीं थी हिंदुस्तान को। लेकिन गवर्नर जनरल ने कहा कि यह युद्ध फांसीवाद और लोकतंत्र के बीच में लड़ा जा रहा है। फांसीवाद वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई है। फांसीवाद का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें यदि जर्मनी, जापान और इटली के मोर्चा की जीत हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप की प्रधानता हो जाएगी दुनिया में। यदि इंग्लैंड, फ्रांस आदि की जीत हो जाएगी तो इससे दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा होगी। और पूरी दुनिया की भलाई के लिए इंग्लैंड जो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई में भारत भी शामिल होगा। अब देखो तो एक तरह से यह ऐसा डिसीजन है कि जिसमें कि गवर्नर जनरल ना इंग्लैंड की सहायता में भारत को शामिल किए जाने का एक मनगढ़ंत सा औचित्य लग रहा है। अन्यथा और कोई दूसरा कारण नहीं है इसके कि इंग्लैंड और जर्मनी में या जर्मनी के साथी देशों और इंग्लैंड के साथी देशों में विश्व पर प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा थी। तो प्रतिस्पर्धा के अंदर उनकी लड़ाई शुरू होती है। और उस लड़ाई में इंडिया इसलिए इंग्लैंड के साथ है क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का उपनिवेश है और इंडिया के शासन का मुखिया इंग्लैंड की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड अंग्रेज खुद। इसलिए गवर्नर जनरल की बातों में हम तर्क नहीं, एक तरह से कुतर्क देखते हैं या कहीं तो मनगढ़ंत सा एक बयान देखते हैं। और इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि गवर्नर जनरल वर्सेस नेशनलिस्ट फोर्सेस में विवाद होगा। एक तरफ गवर्नर जनरल होंगे, दूसरी तरफ भारत की राष्ट्रवादी शक्तियां होंगी। राष्ट्रवादी शक्तियां गवर्नर जनरल के इस फैसले के विरोध में जा सकती है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भारत की जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी उन्होंने गवर्नर जनरल के इस फैसले के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी। तो प्रतिक्रिया में देखोगे कि ये देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग, या फिर देखते हैं मुस्लिम लीग के अलावा हिंदू महासभा, उसके बाद क्या देखते हैं कि अंबेडकर जी
और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका कि कांग्रेस के साथ में विरोध रहा सब दिन और जिनका सरकार के साथ सहयोग रहा सब दिन, उनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कुल मिलाकर 7 बातें हैं, 7 दल हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करनी है कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस युद्ध को लेकर। इस युद्ध को लेकर किसकी क्या प्रतिक्रिया है ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। मैं जो 1937 का चुनाव पढ़ा रहा हूँ, जो मैं इस प्रतिक्रिया को पढ़ा रहा हूँ, ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जिनमें नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा। ये सोच अपने आप में बहुत खतरनाक सी सोच है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यह तय कर लेना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या सोचा या अन्य दलों ने क्या सोचा। तो इसके साथ सबसे पहले हम तय करते हैं कि अंबेडकर सरकार के साथ है, सरकार के साथ है। सबसे पहले मैं अंबेडकर जी का ही नाम ले रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी मैंने लिखा है नंबर 7 पे। सबसे पहले अंबेडकर जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो उस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य। फिर आप लोग से कोई आदमी इस तरह का निष्कर्ष ना निकाले कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यता उन्होंने इसलिए ले लिया क्योंकि उनको सत्ता सुख भोग चाहिए था। जिसे सत्ता का सुख भोग चाहिए होता है ना, वो संघर्ष रास्ता नहीं चुनता है, और अंबेडकर जी ने संघर्ष रास्ता चुना, जीवन भर संघर्ष किया। आप एक दूसरा प्रमाण भी देख सकते हैं कि सत्ता का सुख भोग भी चाहिए होता। अंबेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा का चुनाव लड़ते। राज्यसभा में इनको हमेशा नियुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि इतने ना बड़े आदमी थे, इनके जैसे आदमी को देश की संसद में ले जाना अपने आप में लोगों को लगता था कि ये तो संसद की भी गरिमा बढ़ाने वाली बात। और लोकसभा में ये नहीं जीत पाते थे क्योंकि जनता के बीच में अभी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं। 2 बार जनता के बीच में से उनको समर्थन नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। इसके बाद फिर अगला मुद्दा यह है कि ये सत्ता का सुख भोग चाहते तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये कानून मंत्री के पद पर थे, और जवाहरलाल नेहरू के साथ में हिंदू कोड बिल को लेकर जो इनका कुछ मतभेद हुआ उसके कारण उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। नेहरू के मनाने के बाद इस्तीफा दे दिया। सत्ता का सुख भोग चाहने वाले होते तो ये सत्ता में बने रहते ना। तो सत्ता का सुख भोग चाहने वाले होते हैं वो सत्ता की प्राप्ति के लिए कुछ भी करते हैं, और सत्ता प्राप्त हो गई तो उसको बनाए रखने के लिए कुछ भी करते हैं, और ऊपर से उस सत्ता के बदौलत कुछ भी करते हैं। अम्बेडकर जी ने ये कुछ भी नहीं किया। अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कमाल का काम। तो आप अम्बेडकर को इसी तरीके से, तो उन्हें सरकार के कार्यकारी परिषद में रहने का फैसला दलितों के हित में अच्छा लगता है। उनको लग रहा था कि गवर्नर जनरल के साथ में हम रहेंगे, विधि निर्माण में हमारी भूमिका होगी, सरकार की नीतियों के निर्माण में हमारी भूमिका होगी, और इसके रास्ते हम अपने लोगों के पक्ष में बेहतर प्रावधान करवा पाएंगे। तो ही was of the opinion that I am ready to compromise, I am ready to cooperate with any government who is ready to improve the condition of our own people. अब our own people का मतलब कौन है? इंडियन पीपल या दलित पीपल। तो वो इंडिया के लोगों को भी अपना लोग मानते थे, लेकिन इसके अंतर्गत उनकी ये सोच थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हर लोग को हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय आप यदि अंग्रेजों की सत्ता अपनी सत्ता की स्थापना चाहते हैं तो सत्ता की लड़ाई है ना। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर शोषण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जैसे पाप का अंत होना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज में ऐतिहासिक तरीके से जो अन्याय किया गया उस अन्याय के अंत के लिए न्याय की बहाली को सुनिश्चित करने का कुछ विशेष उपाय होना चाहिए, जिसके तहत दलितों को शिक्षा मिले, उनको प्रशासन में भागीदारी मिले, उनको विधायिका में कार्यपालिका में भागीदारी मिले, उनको रोजगार मिले, वो भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर सचेत हो, सक्रिय हो, समर्थ हो, भागीदारी रहे, उनका सम्मान बढ़े। ये सब चीजें चाहते हैं। तो जो इसके साथ खड़ा हो सकता है वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो क्या ब्रिटिश सरकार का इतिहास दलितों के लिए मित्र का इतिहास है? तो ऐसा कभी नहीं मानते हुए खुद उन्होंने कई मोर्चाओं पर कई बार ब्रिटिश सरकार की आलोचना। लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार में होते हैं तो इसका एक अवसर होता है, सरकार में हम हैं तो सरकार में होने से एक अवसर मिलता है हमको, वो अवसर मिलता है कि हम दलितों के लिए कुछ कर सकते हैं। यही उनका लॉजिक है। तो ये लॉजिक भरोसे के लायक लगता है। फिर हम देखें कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कहानी क्या है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का यदि आप व्यवहार देखेंगे तो ये बेसिकली सरकार के साथ है, ये भी सरकार के साथ, सरकार के साथ हम सरकार के साथ रहेंगे, अपने अपने समाजों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात है वीर दामोदर सावरकर। वीर दामोदर सावरकर थे। मुस्लिम लीग ने तो कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्ताखी गुलाब का फूल तक नहीं फेंका, तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग का योगदान मानिएगा, पूछिएगा, हम कहेंगे सुनिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में यदि आप मुझसे पूछिएगा कि मुस्लिम लीग का क्या योगदान था, तो मैं कहूँगा मुस्लिम लीग ने जीवन भर लड़ाई किया हिंदू के खिलाफ, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई ही नहीं किया। उनका राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान था, कम से कम डायरेक्टली तो मुझे कोई योगदान नहीं दिखाई। मुझसे पूछिएगा हिंदू महासभा क्या योगदान है, तो हिंदू महासभा ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कभी कोई संघर्ष नहीं किया, कभी कोई आंदोलन नहीं किया। इन्होंने भी घुसाकर ब्रिटिश सरकार के चेहरे पे गुलाब का फूल रखी, पत्थर फेंकना दूर की बात। लेकिन मैं विशेष बात इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ लीडर है कौन, तो वीर दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर उनका नाम, लेकिन वीर उनके साथ जुड़ी हुई उपाधि है। और इस उपाधि का आधार यह है कि एक दफा वो क्रांतिकारी लीडर रहे थे, और उस क्रांतिकारी लीडरशिप की भूमिका के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको
एलुलर जेल में एक लंबी अवधि बिताना पड़ा था, और उस एलुलर जेल में आप हैं तो आप कितनी प्रताड़ना का शिकार होते हैं वो तो दिल दहलाने वाली बात है। इस प्रताड़ना से गुजरने वाले क्रांतिकारी लीडर थे, लेकिन फिर आगे के चरण में देखते हैं कि उनकी राजनीति की दूसरी धारा शुरू होती है जब वो सरकार के साथ एक क्षमा याचना करके बाहर निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, जो ब्रिटिश विरोधी साम्राज्य विरोधी आंदोलन था, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और उसके बाद में फिर वो मुड़ जाते हैं हिंदू राष्ट्रवाद की। और हिंदू राष्ट्रवाद की ओर जब मुड़ते हैं तो जैसे मुस्लिम लीग मुसलमान के हित की बात करती है, वैसे ही हिंदू महासभा हिंदू के हित की बात करती है। और इसीलिए वीर दामोदर सावरकर ने हिंदू समाज के लोगों के बीच ये आह्वान किया कि आप इस युद्ध में शामिल होइए, शामिल होकर सरकार की जीत में योगदान कीजिए। और इसलिए क्योंकि यदि आप जीत में योगदान करेंगे तो उसके बाद के सुधारों में आपको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिलेगी, आपके हितों की पूर्ति। यानी कुल मिलाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर बात ये समझ में आएगी कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बहुत हद तक एक जैसा पॉलिटिक्स अपना रही है कि सरकार के साथ जुड़े रहो, सरकार का सहयोग करो, और सरकार के सहयोग के आधार पर सरकार से रियायत लो अपने अपने कम्युनिटी के। यही उनकी पॉलिसी। अब देखोगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या कहना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का कथन सुभाष चंद्र बोस के, इनका कहना था कि हमें आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, हमको आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में, कांग्रेस ने इस मीटिंग का आह्वान किया था। तो उस मीटिंग में बहुत सारी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर के तौर पर शामिल हुए थे कि तब तक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो चुके। तो इन्होंने अपनी ओर से यह प्रपोजल दिया कि हमको आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार युद्ध में उलझी हुई है, तो समस्याग्रस्त है, संकटग्रस्त है। और संकट दुश्मन का अवसर होता है, उस अवसर का इस्तेमाल करिए और आप आंदोलन छेड़िए, और इसी तरह से देश की आजादी की संभावना हमारी प्रबल हो जाएगी। सुभाष बाबू का लॉजिक तो ये, हालांकि सुभाष बाबू के तर्क को और सुभाष बाबू के प्रपोजल को उसमें स्वीकृति नहीं मिली, तो ये फिर यहाँ से लौट के जाते हैं बंगाल। और बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सरकार की बड़ी कड़ी निगरानी रहती है, इस ख्याल से कि ये आदमी बड़ा राष्ट्रवादी लीडर है और बड़ी क्षमतावान लीडर है। तो कांग्रेस में भी नहीं है, तो अब ये कोई नई राजनीति सोच सकता है। यदि कांग्रेस में रहेगा तो हम ओवरऑल कांग्रेस के ऊपर निगाह रखेंगे, लेकिन जब ये कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस में न रहने के कारण अपनी मर्जी की कोई राजनीति कर सकता है, और अपनी मर्जी की राजनीति करेगा, नेता बड़ा है, करिश्मेटिक है, तो कर सकता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को सरकार की निगाह थी, और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने नजरबंद कर रखा। इस स्थिति से उबकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर विदेशी सहायता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान से होते हुए पहले यूएसएसआर गए। यूएसएसआर वो इस सोच के साथ गए थे क्योंकि उनको लगता था कि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट सरकार है और इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में टकराव होता है, आइडियोलॉजिकल टकराव। उनको लगा कि हमको कम्युनिस्ट यूएसएसआर की सहायता मिल सकती है कैपिटलिस्ट इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन जब वो यूएसएसआर जाते हैं तब तक द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि यूएसएसआर, जो कि पहले इंग्लैंड के साथ नहीं था, युद्ध के बीच में ही जर्मनी ने यूएसएसआर पर हमला कर दिया। अब जर्मनी के हमला से मुकाबला अकेले ब्रिटेन भी नहीं कर पा रहा था, अकेले यूएसएसआर भी नहीं कर पा रहा। इन दोनों को ये बात समझ में आई कि यदि हम दोनों गठजोड़ कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में हम जर्मनी का मुकाबला कर लेंगे। तो जर्मनी का मुकाबला कर लेने का उनका ये आइडिया इस तरीके से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जर्मनी के विरोध में यूएसएसआर और इंग्लैंड में गठजोड़ हुआ। जैसे यूएसएसआर का इंग्लैंड से गठजोड़ हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात समझ आ गई कि यूएसएसआर से तो हमको कोई सहायता मिलेगी नहीं। तो फिर वो यूएसएसआर से बाहर निकले और जर्मनी में उन्होंने एक इंडियन लीजन नाम का ग्रुप बनाया। यानी भारतीय मूल के कुछ फौजी जिनको कि जर्मनी की सेना ने गिरफ्तार करके रखा था, उनको अपने साथ रखा सुभाष बाबू ने, और उनके सहयोग से वो एक राष्ट्रवादी सेना के निर्माण की कोशिश करने लगे। हिटलर ने उनको सहयोग करने का वादा किया कि आप यदि अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी सत्ता पलटने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे सहायता करेंगे। तो सुभाष बाबू उसी सहायता की ख्वाहिश में वहाँ रुके रहे। लेकिन जब उनको लगा कि कई महीने बीत गए हैं और जर्मनी कोई योजना नहीं बना पा रहा है और कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष को, तो उन्होंने फिर हिटलर से बात किया कि आप हमको जर्मनी से फिर जाने दीजिए। और हिटलर ने उनको फिर जर्मनी से निकलकर सिंगापुर जाने का रास्ता दे दिया और सहायता दिया कि आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पहुँचने में उनकी सहायता की। सिंगापुर में पहुंचकर उन्होंने ऑलरेडी वहाँ बन चुके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप संभाल लिया, जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। अब उस इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी हम बाद में करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की कहानी मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया, बाद में इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, अब ये देखोगे कि अगला पंच है कि इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर जेपी थे, लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, पटवर्धन थे, मीनू मसानी थे, इस तरह के जो लीडर्स थे, उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच ये थी कि आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको थोड़ी सी समझ बनाने की जरूरत है कि ये कौन है आखिर। तो आपको ये मालूम चले कि 1930 के आसपास के वर्षों में जब जाओगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में दो मोर्चा उभरने लगे। 1930 के 1920 से लेकर 30 के बीच में ये मोर्चा उभर रहा था। 1930 के बाद के काल में ये मोर्चा और मजबूत हो गया। वो क्या है? तो एक मोर्चा था इंडिया वर्सेस ब्रिटेन का, इंडिया वर्सेस ब्रिटेन का, और दूसरा मोर्चा था इंडिया
इंडियन वर्सेस इंडियन, इंडियन वर्सेस इंडियंस का। इसे तो आप सीधे सीधे पढ़ ही रहे हो, इसको तो आप पढ़ ही रहे हो। इंडियंस और इंडियंस में क्या लड़ाई चल रही है, इंडियन और इंडियन की लड़ाई जो चल रही है उसको तो आप पढ़ ही रहे हो। इस लड़ाई में आपने ये देखा है कि असहयोग आंदोलन चला, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, और क्रांतिकारियों का राष्ट्रीय आंदोलन चला, और फिर आगे भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन शुरू किया, नेवल म्यूटनी हुआ, ये सब ब्रिटिश विरोधी संघर्ष चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये भी है कि आपको यदि स्वराज मिल जाए या पूर्ण स्वराज मिल जाए, दोनों में से कुछ भी मिल जाए, स्वराज या पूर्ण स्वराज कुछ भी मिले, तो आखिर आप इस स्वराज या पूर्ण स्वराज का करेंगे, वो किसका होगा, किसके लिए होगा, किसको क्या देगा, किसकी क्या अवस्था होगी उसमें, ये समझना जरूरी है। प्रश्न ये उठता है कि उसमें महिला की दशा क्या होगी, प्रश्न ये उठता है कि उसमें दलित की दशा क्या, प्रश्न ये उठता है कि उसमें कृषक की दशा क्या होगी, उसमें मजदूर की दशा कैसी होगी। ये मुद्दे 1920 से 30 के बीच में उभरने लगे, क्योंकि धीरे धीरे हिंदुस्तान को यह यकीन हो गया कि अब वह स्वराज के करीब जा रहा है। जब स्वराज की ओर बढ़ता हुआ कदम आपको स्वराज के करीब लाए, तक तो स्वराज इसके लिए क्या लेकर आएगा का मुद्दा भी सहज है कि उठेगा। और इसीलिए अब देखोगे कि इसी बीच में इंडियन नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, इंडियन नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का गठन हुआ। अब देखोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजिनी नायडू ने भागीदारी किया, सरोजिनी नायडू ने भागीदारी किया, बट नॉट एज अ कांग्रेस पर्सन, कांग्रेस पर्सन की हैसियत से नहीं, बल्कि वो उस समय महिला को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस को तो रिप्रेजेंट किया था गांधी जी ने अकेला, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी। तो ये कहानी है, पीछे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि दलित नेतृत्व बढ़ रहा है, इसमें अंबेडकर जी महत्वपूर्ण है, अंबेडकर जी महत्वपूर्ण है, अंबेडकर जी महत्वपूर्ण। इसके बाद किसान और मजदूरों का संघर्ष 1920 के बाद उभरना शुरू होता है, और आप देखोगे कि 1920 के बाद जो किसान आंदोलन उभरता है, 1920 के बाद फिर कृषक आंदोलन का चरित्र भिन्न। 1920 के बाद एक कृषक आंदोलन का चरित्र भिन्न था। उसके पहले जितना भी किसान आंदोलन चला, उसमें आप देखोगे कि सरकार के खिलाफ यदि आंदोलन है तो रेवेन्यू की मांग की जा रही है, कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है कम कर दीजिए, नहीं तो आंदोलन चलेगा, या फिर जमींदार के खिलाफ, या फिर साहूकार के खिलाफ, या फिर बागान मालिक के खिलाफ। लेकिन अब जो आंदोलन उभरने लगा है 1920 के बाद के काल में, उसमें देखिएगा कि ज्यादा दूरगामी सोच, उसमें ये बात की जा रही है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करिए, उसमें ये बात कही जा रही है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कीजिए। तो राष्ट्रवादी और वर्गीय, राष्ट्रवादी एवं वर्गीय चरित्र उभरने लगा, राष्ट्रवादी और वर्गीय चरित्र उभरने लगा। किसान आंदोलन पहले के आंदोलनों से तो भिन्न हुआ, क्योंकि पहले के आंदोलनों में सरकार के खिलाफ एक तो प्रायः संघर्ष नहीं होता था, जमींदार के खिलाफ या साहूकार के खिलाफ या बागान मालिक के खिलाफ, और यदि सरकार के खिलाफ होता था तो रेवेन्यू में कटौती की मांग होती थी, पर्टिकुलरली मांग होती थी कि इस साल फसल गिर गया है तो आप रेवेन्यू बढ़ाइए मत या कटा दीजिए। इस तरह के संघर्ष होते थे, जैसे कि खेड़ा में हुआ या जैसे कि बारडोली में हुआ है। तो दो आंदोलन गांधी ने किया या गांधी के सहायक सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अलावा आप देखोगे कि सरकार के विरोध में किसान आंदोलन प्रायः नहीं खड़ा होता, लेकिन 1920 के बाद एक विशेष तरह का किसान आंदोलन खड़ा होता है जिसकी पूर्णाहुति होती है 1936 में, जब ऑल इंडिया पीजेंट एसोसिएशन का गठन होता है, ऑल इंडिया पीजेंट एसोसिएशन का गठन होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन किए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यह है कि एंड द एम्पायर, खत्म करो साम्राज्य को, और एंड दी जमींदारी का खत्म करो। और इसलिए ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उस राष्ट्रवादी कुछ ही साथ देंगे जो दोनों बातें एक साथ करता है, जो दोनों बातें एक साथ करता है। हम सिर्फ उनका साथ देंगे जो दोनों बातें एक साथ करता है, यानी कि हम किसका साथ देंगे? सिर्फ इस आधार पर आपका साथ नहीं दे देंगे कि आप कहिएगा कि हम तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना चाहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि
किसानों की भलाई के लिए साम्राज्य की सत्ता का अंत होना जरूरी है, लेकिन हम साम्राज्य की सत्ता का अंत करके कोई ऐसी देश की सत्ता की स्थापना नहीं करना चाहते हैं कि जिसका नेतृत्व जमींदार करेगा। तो हम उसी के साथ खड़े हो सकते हैं जो ये भी घोषणा करे कि जैसे हमारी सरकार बनी कि हम जमींदारी का अंत करते हैं, नहीं तो हम अलग राजनीतिक धारा का विकास करें। ये किसका कहना है? ये कहना है अखिल भारतीय किसान सभा। अब आपको इसका एक बड़ा गहरा पॉलिटिकल इंपैक्ट नजर आएगा भारत में। तो गहरा पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, तो आप समझिए कि जब आप 1925 के बाद के दौर में जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया में 1925 में बन चुकी है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि हम आर्थिक स्तर पर गरीब अमीर का भेद मिटा देंगे, यहाँ पर हम ऐसी आर्थिक प्रणाली लेकर आएंगे जिसमें कि निजी स्वामित्व की व्यवस्था नहीं होगी, सारे आर्थिक साधन कम्युनिटी के हाथ में होंगे और कम्युनिटी सबका बराबरी बराबरी वितरण कर देगी। और इस तरीके से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो सिर्फ अमीर होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ गरीब, कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ मालिक होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ मजदूर, ऐसा नहीं होगा कि कोई तेल फुलेल का पैसा पानी की तरह बहाएगा और कोई ऐसा होगा जिसके बच्चे सर्दी के महीने में माँ की हड्डी से चिपक कर जारी गिरा, ऐसा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, तो क्रांतिकारी रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट अमीर गरीब का अंतर मिटाने के लिए एक तो कहते थे आर्थिक साधन पर निजी स्वामित्व खत्म करना है, उसका सामुदायिक स्वामित्व बताना पड़ेगा। दूसरी बात कहते थे कि आज की व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्रांति करना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि अभी हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज है, अंग्रेजों को देश से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए उन्होंने रणनीति अपनाया कि कांग्रेस का मंच यूज किया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट जितने भी थे वो सब एक साथ में दो पार्टी के सदस्य हो जाते थे। एक उनकी अपनी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1925 में हुआ, एक दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते थे। और कांग्रेस की पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि कोई भी ज्वाइन कर सकता था। तो जितने कम्युनिस्ट थे वो सबके सब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर के ऐसे लीडर को प्रमोट करो जिस लीडर का दृष्टिकोण कुछ हद तक तुम्हारे जैसा। अब देखोगे कि 1927-28 तक आते कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे उभरते हुए नजर आएंगे जिनका दृष्टिकोण कम्युनिस्टों से थोड़ा मिलता जुलता नजर आएगा। और वो कौन है? वो लीडर्स हैं जो समाजवादी दृष्टिकोण वाले, समाजवादी दृष्टिकोण वाले लीडर्स, समाजवादी दृष्टिकोण वाले लीडर्स हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, और उनके बाद का एक यंग ब्रिगेड उभरा है जो समाजवादियों का, जैसे केपी लोहिया आदि आदि, जिनका नाम मैंने कुछ पहले बताया। जो जेपी लोहिया वगैरह हैं, उन सब लोगों की ख्वाहिश क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं कि आर्थिक बराबरी, लेकिन आर्थिक बराबरी कैसे हो? तो उनकी सोच यह है कि आर्थिक बराबरी के लिए धीरे धीरे लोकतांत्रिक उपाय किया जाएगा। ये एवोल्यूशन के रास्ते इक्वलिटी लाने की बात करते थे, ये रेवोल्यूशन की बात नहीं करते। एवोल्यूशन के रास्ते इक्वलिटी की बात करते थे, रेवोल्यूशन के रास्ते नहीं। कम्युनिस्टों से इनका अंतर यही है, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के बीच में अंतर है कि सोशलिस्ट चाहता है डेमोक्रेसी के रास्ते धीरे धीरे बराबरी लाना। सोशलिस्ट नेशनलिज्म को मानता है, वो नेशनलिस्ट भी रहेगा, सोशलिस्ट भी रहेगा। कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट नहीं होते, वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानते। उनका कहना है कि नेशनलिज्म के नाम पर अमीर गरीब का स्वतंत्रता है, तो नेशनलिस्ट नहीं होते, सोशलिस्ट नेशनलिस्ट भी होते। लेकिन कम्युनिस्टों ने चूंकि अंग्रेजों के विरोध में लड़ने वाली नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस का सदस्य बनना स्वीकार किया, क्योंकि उनको लगता था कि इसके रास्ते हम अंग्रेज विरोधी साम्राज्यवाद की लड़ाई को आक्रामक बनाकर साम्राज्यवादी सत्ता को खत्म करा लेंगे। और जब साम्राज्यवादी सत्ता खत्म हो जाएगी तब हिंदुस्तान की जनता के हितों के आपसी टकराव के आधार पर हम पूंजीवाद के खिलाफ समाजवादी क्रांति, कम्युनिस्ट क्रांति की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ज्वाइन किया था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकली नेशनलिस्ट नहीं। वो सिर्फ इसलिए कांग्रेस ज्वाइन किए थे क्योंकि नंबर एक, कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कर लेने से राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती देकर साम्राज्य का अंत आके कम्युनिस्ट क्रांति की तैयारी करेंगे। जितना जल्दी साम्राज्य अंत होगा उतनी जल्दी कम्युनिज्म का आगमन होगा भारत, क्योंकि साम्राज्यवादी सत्ता के रहते हिंदुस्तान की जनता दूसरे मोर्चे की लड़ाई को सोच नहीं रही। और दूसरा क्या था कि कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन लोगों का समर्थन करके उनका हाथ मजबूत करो, उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाओ और उनके माध्यम से कांग्रेस के कार्यक्रमों का यथासंभव जहां तक हो सके समाजवादीकरण करो। और इसी क्रम में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करना शुरू किया। आप देखिएगा कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें एक कारण था कि नेहरू का समर्थन गांधी किए थे, एक कारण है कि नेहरू का समर्थन वो कम्युनिस्ट भी किए थे। लेकिन जब 1934 तक आते हम देख रहे हैं कि गांधी जी का दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रयोजन था वो फेल हो गया, और दूसरा जो उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फेल हो गया। तो इस दौर में युवा राष्ट्रवादियों को उनके खिलाफ थोड़ी चिंता में आक्रोश होता है। एक दूसरी चिंता की बात यह आई कि 1930 तक आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी रणनीति बदल दी। रणनीति बदलते हुए उन्होंने क्या किया, वो कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। और वो कहने लगे कि हम कांग्रेस की सदस्यता इसलिए त्याग रहे हैं क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल टकराव है। कांग्रेस वाले पूंजीवादी सोच के लोग हैं, हम लोग कम्युनिस्ट हैं जो पूंजीवाद आना चाहते हैं, तो हम कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके जो स्ट्रेटजी अपना रहे थे वो स्ट्रेटजी गलत थी, अतः हम अब गलत स्ट्रेटजी से विड्रॉ करते हैं। अब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य और कांग्रेस दोनों का विरोध एक साथ करें। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी घटक के लोग थे थोड़े कमजोर पड़े, और जब कांग्रेस के अंदर के समाजवादी घटक के लोग कमजोर पड़े तो कांग्रेस के अंदर तो दूसरे लोग भी थे, अलग विचारधारा के लोग थे, जैसे पूंजीवादी विचारधारा वाले भी थे, उनकी स्थिति मजबूत होने लगी। तो इसी से नाराज होकर जेपी ने या लोहिया ने या पटवर्धन ने या नरेंद्र देव ने या मीनू मसानी ने या राम बेनीपुरी ने, इन सबों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। रिमार्केबल बात यह है कि सबसे सीनियर कांग्रेसी समाजवादी लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन उन दोनों ने इस पार्टी की सदस्यता नहीं लिया, वो कांग्रेस में ही बने रहे, हालांकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहे, उनको भी निराशा हो रही थी। और इसी निराशा में जवाहरलाल नेहरू ने किताब भी लिखा था, उनकी किताब का नाम था पार्टिंग ऑफ द वेज, पार्टिंग ऑफ द वेज, राष्ट्रों का अलग हो जाना। तो उनका कहना है कि गांधी से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं और अब धीरे धीरे समाजवाद के तहत झुकते हुए मार्क्सवाद की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस गांधी के बावजूद समाजवाद को बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही है, पूंजीवाद का प्रभुत्व कांग्रेस से बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के अंदर वो लीडर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जिनकी दृष्टि पूंजीवादी है और उनके समर्थन में फीकी जैसा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से उनको निराशा हो रही थी और वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हमको गांधी के रास्ते से दुनिया को बदलने में कामयाबी नहीं मिलेगी, हमको रास्ता बदल लेना चाहिए। इस तरह की बातों कर रहे थे। लेकिन 1936 तक आते आते नेहरू ने अपना रास्ता बदल लिया। नेहरू को इस निराशा से बाहर निकलने का मौका मिला, क्योंकि कम्युनिस्टों को भी पिछले 6 वर्षों के दौरान अपने प्रयोग के बदौलत मालूम हुआ कि उनकी पहली वाली रणनीति ही अच्छी थी। उन्होंने बीच में जो दूसरी रणनीति अपनाया था कांग्रेस और सरकार दोनों के विरोध का, उससे उनका जनाधार खिसक गया, और इस जनाधार के खिसक जाने के बाद उन्होंने पहली वाली रणनीति को ही फिर से अपनाया।
जब पहली बार रणनीति अपना लिया तो उन्होंने कांग्रेस फिर से ज्वाइन किया और कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी रुझान वाले नेताओं को मजबूती देना शुरू किया और समाजवादी रुझान वाले नेताओं को मजबूती देना शुरू किया तो परिणाम क्या निकला 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए जवाहरलाल, 33 में जवाहरलाल ही रहे, 38 में सुभाष चंद्र बोस बन गए, 39 में सुभाष चंद्र बोस ने तो गांधी के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट पर इसी तरह को हरा के चुनाव जीत लिया। तो इसमें सिर्फ सुभाष बाबू की पॉपुलैरिटी नहीं थी, कम्युनिस्टों का और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जो कि सोशलिस्ट विचारधारा के थे और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक अलग पार्टी बना लिए थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य भी बने रहे। इन सब ने मिलकर सुभाष बाबू को जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया, ये लोग कांग्रेस के प्रश्न। अब आप देखोगे कि ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि देश आजाद भी हो और आजाद होने के बाद देश के अंदर समाजवाद की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट भी यही चाहते थे। तो आज की कहानी बस इतनी ही रुकेगी, आज जल्दी छोड़ ही रहा हूँ, तो आज कहानी इतनी रुकेगी, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कल आपको 47 तक पहुंचा देंगे।